तो जो हमने कंसोलिडेशन पढ़ना शुरू की और कल एक क्वेश्चन किया फेयर वैल्यू का फुल फ्लैश क्वेश्चन। उम्मीद है सब क्वेश्चन समझ आ गया होगा। शीट हमने टैली कर दी थी, सही था गालिबन। कोई क्वेश्चन किसी का तो नहीं है? मैं आगे बोलूं, पढ़ना शुरू करें आगे हम। बच्चों रूल्स के पेजेस पे आ जाए, मैं कुछ रूल्स लिखवाने लगा हूं आपको। हाँ, राव ने कुछ याद करवा दिया, फरहाद ने भी याद करवा दिया। मैंने कुछ बताना था, तो वो क्या बताना था सुने फिर आज। पहले रूल्स के पेजेस पे आ जाए। रूल्स के पेजेस पे आए। आपने रिवैल्यूएशन के अभी 3 रूल्स लिखे हैं, इसमें एक चौथा रूल्स लिखे। चौथा रूल्स लिखेंगे, ग्रुप रिवैल्यूएशन रिजर्व। To be reported in CSFP, consolidated statement of financial position, will be the total of, will be 100% of parent plus holding percentage of subsidiaries post acquisition revaluation reserve। ठीक है बच्चों, ये पहले रूल लिखे फिर मैं समझाता हूँ इसको। बच्चों अगर आप गौर करें ना, ये रूल की वही वर्डिंग है जो रिटेन अर्निंग का रूल था। आप याद करें रूल नंबर 4 की मैंने क्या वर्डिंग लिखवाई थी, मैं आपको स्क्रीन पे शो भी करवा देता हूँ। ग्रुप रिटेन अर्निंग in CSF will be the sum of 100% of parent की अपनी पूरी, फिर प्लस होल्डिंग परसेंटेज ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग का पोस्ट एक्विजिशन की जो रिटेन अर्निंग है उसमें होल्डिंग परसेंटेज, यानी कि अगर हम 60% के मालिक हैं, 70% के मालिक हैं, 80% के मालिक हैं, तो जो भी हमारी होल्डिंग परसेंटेज है उसको पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग से मल्टीप्लाई किया और अपनी रिटेन अर्निंग में ऐड किया। रिटेन अर्निंग के अंदर ये रूल हम अप्लाई करते रहे हैं। हमने जितने भी 3 क्वेश्चन अभी तक किए हैं, तो तीनों क्वेश्चन के अंदर हमने ये रिटेनिंग का रूल अप्लाई किया है बच्चों। आज सेम यही बात हम रिवैल्यूएशन रिजर्व के हवाले से कर रहे हैं कि ग्रुप रिवैल्यूएशन रिजर्व भी ऐसे ही शो होंगे।
कि पेरेंट के अपने 100%, ये मैंने लिखा हुआ है टोटल ऑफ 100% ऑफ पेरेंट, यहाँ पेरेंट का लफ्ज लिखना भूल गया, पेरेंट के अपने 100% और सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन का होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके उससे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल वही रूल है। तो बच्चों सुन ले, रिटेन अर्निंग का भी यही रूल है, रीवैल्यूएशन रिजर्व का भी यही रूल है, जनरल रिजर्व का भी यही रूल है, और किसी भी किस्म के रिजर्व का यही रूल है। हर किस्म के रिजर्व का रूल यही है कि पेरेंट के अपने रिजर्व आएंगे और सब्सिडरी के कौन से रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन के बाद वाले रिजर्व, और वो भी सारे नहीं, उसमें हमारा हिस्सा होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये रूल है रिटेन अर्निंग वाला, सेम रीवैल्यूएशन रिजर्व के लिए। ये रूल समझ आया? इसकी एप्लीकेशन तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये रूल समझ आ गया बच्चों? चलिए माशाल्लाह। रिदा ने कहा रिपीट कर दें। रिदा, रिटेन अर्निंग का रूल याद करें, पेरेंट की अपनी सारी रिटेन अर्निंग इक्विटी में जाती है, लेकिन सब्सिडरी की सारी नहीं जाती। सब्सिडरी की जाती है सिर्फ वो जो एक्विजिशन के बाद वाली है, एक्विजिशन के बाद वाली, और उसमें से भी हमारा हिस्सा, पेरेंट का हिस्सा। पेरेंट का हिस्सा मीन होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, वो चाहे 60% हो, 70% हो, 80% हो, या 100% भी हो सकती है। ठीक है रिदा? तो सेम यही रूल जो है वो रीवैल्यूएशन रिजर्व का। चलिए, अब आते हैं न्यूमेरिकल एप्लीकेशन इस रूल की। कल ना बच्चों हमने क्वेश्चन किया था, यहाँ पे मैंने कहा था कि ये फाइनल फिगर नहीं है। ये यहाँ पे मैंने वर्किंग की थी ग्रुप रिटर्निंग की, मैंने कहा था ये फाइनल फिगर नहीं है। अब ना हमें वर्किंग 5 करनी है, ग्रुप रिवैल्यूएशन रिजर्व की। जिस तरह हमने रिटेन अर्निंग की वर्किंग की, हम रीवैल्यूएशन रिजर्व की वर्किंग भी करेंगे। तो बच्चों मैं आपको याद करवा दूं, हमने ये डिस्कस किया था कि पहली बेसिक 4 वर्किंग तो होनी है हर क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, हमें कभी 5, 6, 7, 8 वर्किंग भी, 10 वर्किंग भी करनी पड़ सकती है जनाब, लेकिन पहली बेसिक 4 वही रहेंगी, इसको चेंज नहीं करेंगे हम। पहली 4 वर्किंग हम हर सूरत में, हर क्वेश्चन में यही करेंगे। अब ग्रुप रिवैल्यूएशन रिजर्व का हमने जो रूल पढ़ा ना, पेरेंट का अपना 100%। अब जरा बैलेंस शीट देखें, पेरेंट का अपना रिजर्व कितना है, 100 का, ये आ जाएगा पूरा का पूरा। तो पोल का अपना रिजर्व 100, और स्टिक का पोस्ट एक्विजिशन। अब एक्विजिशन के बाद वाला रिजर्व आपने गौर से देखना है। एक्विजिशन के बाद कोई रिवैल्यूएशन हुई है सब्सिडरी की, सोचे जरा, सब्सिडरी की एक्विजिशन के बाद कोई रिवैल्यूएशन हुई है? मैं आपको याद करवाऊं, वर्किंग 1 के कॉलम 2 में 2 रिवैल्यूएशन हुई थी, एक लैंड की 60 और एक बिल्डिंग की 43.6। ये 2 रिवैल्यूएशन हुई थी, लैंड और बिल्डिंग की, लैंड की 60 और बिल्डिंग की 43.6। याद आ गया ना? मैं आपके सामने दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पे। तो 60 लैंड, 43.6 बिल्डिंग, ये वो रिवैल्यूएशन है जो एक्विजिशन के बाद हुई। ये वो रिवैल्यूएशन है जो एक्विजिशन के बाद हुई है। तो 60 और 43.6 ये है पोस्ट एक्विजिशन रिवैल्यूएशन। 43.6 एक्विजिशन के बाद वाली। एक जो एक्विजिशन के वक्त वाली थी ना, ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, वो तो इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ वो लेने जो एक्विजिशन के बाद हुई है। तो ये बनती है 103.6। लेकिन ये भी सारी हमारी नहीं है, हमारे पास कितने परसेंट है, 80%। तो वर्कआउट करें।
ठीक है बच्चों, अब आप मुझे सुन भी पा रहे हैं और आपको ये वर्किंग हमने कुछ ज्यादा नहीं की, बस यही 60 एंड 43.6 का 80% लेना है, तो 82.88 आता है। तो इस तरह से ये टोटल बन जाता है 108.10 नहीं 182.88। वन 82.88 ठीक हो गया बच्चों। अब इसको हमने लिखना है बैलेंस शीट के फेस पे, बैलेंस शीट में इक्विटी में 102.88। लेकिन बच्चों कल मैंने 100 लिखा था और मैंने साथ क्वेश्चन मार्क भी लगाया था, मैंने बताऊंगा। तो आज वो वक्त आन पहुंचा, ये 100 नहीं आना, ये आना है 188.88। मैं बोल रहा हूँ 182.88, 182.88, 182.88 और उसके साथ हम रेफरेंस दे देंगे वर्किंग 5 का। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम हो जाएगा, अभी मैंने 100 लिखा हुआ था तो बैलेंस शीट टैली थी, अब मैं 182.88 लिख दूंगा तो बैलेंस शीट टैली हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। 100 के साथ टैली थी ना, तो 182 लिखूंगा बैलेंस शीट टैली तो नहीं होगी। तो ये क्या मसला हो गया, हम ये क्या कंसेप्चुअल क्या गलती कर रहे हैं, हम एक कंसेप्चुअल गलती कर रहे हैं। हमने जब वर्किंग 4 बनाई ग्रुप रिटेन रनिंग की, हमने 374 का 80% ले लिया। 374 कहां से लिया था हमने, 1129 और 755 का डिफरेंस। हमने जब इनका डिफरेंस लिया था तो 1129 के अंदर क्या 60 और 43.6 का इफेक्ट शामिल नहीं था? शामिल था। ये इफेक्ट इस 1129 के अंदर भी शामिल था, 60 और 43.6 का इफेक्ट 1129 के अंदर शामिल था। और जब मैंने 1129 को 755 इनका डिफरेंस लिया तो 374, तो वो इफेक्ट इसके अंदर भी शामिल हो गया हुआ है। तो ये डबल काउंट हो रहा है, डबल काउंट। इसका इफेक्ट रिटेन अर्निंग में भी जा रहा है, इसका इफेक्ट किसका इफेक्ट, पोस्ट एक्विजिशन रीवैल्यूएशन रिजर्व का, लैंड और बिल्डिंग की जो बाद में रीवैल्यूएशन होगी उसका इफेक्ट रिटेन अर्निंग में भी जा रहा है, उसका इफेक्ट रीवैल्यूएशन रिजर्व में भी जा रहा है। रीवैल्यूएशन रिजर्व में जाना तो बिल्कुल बजा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या रिटेन अर्निंग में इसका इफेक्ट जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, तो ये यहाँ से माइनस कर दें। तो सिंपली मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, ये मशवरा दूंगा, आसान आसान बात ये है कि जितना वर्किंग 5 में आप सब्सिडरी का रीवैल्यूएशन रिजर्व ऐड करेंगे उतना ही पेरेंट में से वर्किंग 4 में से माइनस कर देंगे। तो वर्किंग 4 में से हम माइनस कर देंगे सब्सिडरी रीवैल्यूएशन रिजर्व जो कि है 82.88, ये माइनस कर देंगे। तो जितना हम वर्किंग 5 में लिख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, इतना ही वर्किंग 4 में से माइनस कर देंगे। तो ये बन जाएगा 900 प्लस 299.2 माइनस 82.88, 1116.32, 1116.32, ये है फाइनल फिगर। अब इसको मैं जब दोबारा बैलेंस शीट के फेस पे लिखूंगा 1116.32, तो बैलेंस शीट फिर भी टैली होगी। जल्दी से कोई कैलकुलेट करके देख लें, वैसे मतलब सिंपल सी बात है, जितना मैंने ऊपर ऐड किया उतना यहाँ से माइनस कर दिया, तो टैली तो होनी चाहिए 1116.32। कोई तसल्ली करना चाहता है कर ले, बैलेंस शीट टैली है, कल भी बैलेंस शीट टैली थी, आज भी बैलेंस शीट टैली है। ठीक है बच्चों, जी सुहेल साहब मैं इसको कर लेता हूँ डिस्कस, लेकिन वंस मुझे स्टूडेंट ये नवीद सुना दें कि बैलेंस शीट टैली है। फरहाद हम तो बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, आप भुट्टो की बात कहां से ले आए बीच में?
जी माशाल्लाह 3 शहादतें मसूल हो चुकी हैं, चौथी शहादत भी अगर मसूल हो जाए तो हम ईद का ऐलान कर देंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह 4.5 शहादतें मसूल हो चुकी, 5 हो गई पूरी। तो अ, ले जी सबको मुबारक हो, बेनिफिट टैली हो गई। यही तो हम सब चाहते थे। चलें। अरे क्या बात है, फाइजा टैली होगी ना देखे। हाँ जुनेद, क्या बात है जुनेद, क्या बात है। मैं यही बात करके सुहेल साहब को समझाने लगा था और आपने कर दी। सुहेल, जुनेद ने आपका जवाब दिया। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, जब भी पोस्ट एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद, पोस्ट एक्विजिशन का मतलब एक्विजिशन के बाद सब्सिडरी के एसेट रीवैल्यू होंगे। जब भी एक्विजिशन के बाद सब्सिडरी के एसेट रीवैल्यू होंगे, वर्किंग 5 करेंगे। अच्छा वर्किंग 5 मैं उसको नाम दे रहा हूँ, वर्किंग 6 7 जो भी नाम दे दें, लेकिन एक वर्किंग करेंगे ग्रुप रिवैल्यूएशन रिजर्व। उसमें पेरेंट का अपना रिजर्व तो आएगा, लेकिन सब्सिडरी का जो पोस्ट एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद जो रिवैल्यूएशन हुई है उस रिजर्व में पेरेंट का हिस्सा कितना है वो भी आएगा। और ये इफेक्ट चूंकि रिटेनिंग के अंदर भी आया होता है तो उसको वहां से हम रिड्यूस कर देंगे। जी सुहेल साहब, इज इट क्लियर? जुनेद आपका भी ठीक है जी स्टांस? सुहेल साहब क्लियर होगी बात? okay. पता है क्या हसन, मैं आपको एक दफा फिर बता दूं, ये बड़ा रेयर होगा ना किसी क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में आ गया कि पोस्ट एक्विजिशन रिवैल्यूएशन होगी। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन में नहीं होगा। ज्यादातर 90% क्वेश्चन, यानी कि 95% क्वेश्चन ये नहीं होगा पोस्ट एक्विजिशन रिवैल्यूएशन। तो सिर्फ जहां होगा फिर हमें ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो मैं 95% के लिए, ज्यादातर क्वेश्चन के लिए जो रूल माइंड में रखूंगा ना वो आसान ये है कि बस टोटल में से टोटल माइनस कर देंगे तो रिटेनिंग आ जाएगी। ये बात आपकी बिल्कुल हसन अहमद बजा है कि टोटल में से टोटल माइनस करेंगे तो उसमें तो रिजर्व भी होंगे, लेकिन रिजर्व पोस्ट एक्विजिशन इक्का दुक्का क्वेश्चन में होंगे। ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग डेट की जो इक्विटी है ना उसमें फर्क सिर्फ रिटर्निंग का ही होगा। तो इसलिए वो टोटल में से टोटल माइनस करेंगे तो हमारी वर्किंग आसान रहेगी। ठीक है हसन, एक बात को फिर समझे। अगर मैं यूं ना करता, अगर मैं यूं ना करता, बल्कि मैं यूं करता, हाँ, मैं अगर ये करता कि रिटेन अर्निंग का डिफरेंस लेता, 300 में से 25 माइनस कर दें बच्चों, 275 आएगा, इसमें से ये माइनस कर दें, इसमें से ये माइनस कर दें, इसमें से ये माइनस कर दें, हर फिगर से माइनस करवाता। मैं जाके कहता आप बताएं कि पोस्ट एक्विजिशन करने की ये नहीं होता यार, ये काफी मुश्किल था। आसान का क्या काम, टोटल 11 to 9 में से टोटल 75 माइनस कर दी और उसके बाद हमने देख लिया हाँ इसमें से पोस्ट एक्विजिशन रिवैल्यूएशन जब का इफेक्ट कितना है बस। ये रूल्स की डिस्कशन बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन आज करना बच्चों। ये जितनी भी हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से ऑनवर्ड डिस्कशन किया ना, ये रेड पेन से जो लिखी हुई है मैंने ये वाली, ये सारी की सारी आईएफआरएस 3 की रिक्वायरमेंट है। मैंने पहले भी लिखा था। तो आईएफआरएस 3 आजकल इनफैक्ट हम पढ़ रहे हैं, कंसोलिडेशन करना आईएफआरएस 10 की रिक्वायरमेंट है। आईएफआरएस 10 कहता है कंसोलिडेशन करें, लेकिन सब्सिडरी के एसेट की फेयर वैल्यू लेनी है, ये आईएफआरएस 3 की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आज भी हम आईएफआरएस 3 ही को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और रूल्स पढ़ेंगे तो वो देखें वो क्या है। ले बच्चों, आज तक हम ये एज्यूम कर रहे थे कि पेरेंट ने सब्सिडी को अक्वायर किया तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना जो कंसिडरेशन दी है, कंसिडरेशन समझते ना लफ्ज को, कि जो पैसे दिए हैं उसको अक्वायर करने के लिए वो कैश में दिए हैं, हम ये एज्यूम कर रहे थे। अच्छा बच्चों, आप एक चीज ना और भी समझ लें, पेरेंट सब्सिडरी से शेयर नहीं ले रहा,
है ना मजे की बात। पेरेंट सब्सिडरी से शेयर नहीं ले रहा, पेरेंट सब्सिडरी के शेयर होल्डर से शेयर ले रहा है। सब्सिडरी कंपनी है जिसने ऑलरेडी मार्केट में शेयर इशू किए हुए। तो अगर मैं किसी कंपनी को अक्वायर करना चाहता हूँ ना, मैं उसका पेरेंट बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि किसी कंपनी को सब्सिडरी बना दूं, तो क्या तरीका है? मैं उस कंपनी को जाके नहीं कहूंगा मुझे शेयर दे दें, उस कंपनी के शेयर होल्डर को ट्रेस करूंगा। कहां से? स्टॉक एक्सचेंज से। तो मैं उस कंपनी से नहीं जाके कह रहा मुझे 60% शेयर दे दें, 70% दे दें, 80% दे दें। वो कहेंगे हमने शेयर इशू करना ही नहीं, हम कर चुके ऑलरेडी, जितने करने थे कर दिए। तो मेरा किसी कंपनी को अक्वायर करने का तरीका क्या है? मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाऊं, उसके शेयर होल्डर का ट्रेस करूं और उन शेयर होल्डर से शेयर खरीदना शुरू करूं। ठीक है, तो ये याद रहे, हम शेयर सब्सिडरी से नहीं ले रहे, सब्सिडरी के शेयर होल्डर से ले रहे हैं। ठीक हो गया। अब अगली बात ये सुने, हम ये एज्यूम कर रहे थे कि पेरेंट सब्सिडरी से जो सब्सिडरी के जो शेयर ले रहा है, सब्सिडरी के शेयर होल्डर से, वो कैश दे के ले रहा है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि कैश ही दे, हम कैश के अलावा कुछ भी दे सकते हैं। मैं किसी शेयर होल्डर से क्या शेयर नहीं ले सकता? गाड़ी देके, लैंड देके, बिल्डिंग देके, मशीनरी देके, कोई भी एसेट देके मैं शेयर ले सकता हूँ ना? बताएं मुझे, ले सकता हूँ कि नहीं? क्या ये पॉसिबल नहीं? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो सुने, मैं अगर किसी सब्सिडरी के शेयर अक्वायर कर रहा हूं तो मैं कैश नहीं देता, मैं कैश नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, कैश भी दे सकते हैं, कैश कोई मना नहीं है। मैं कह रहा हूँ कैश के अलावा भी कोई कंसिडरेशन दे सकते हैं। तो मैं अदर देन कैश कंसिडरेशन अगर दूं, तो फॉर एग्जाम्पल लैंड दूं, बिल्डिंग दूं, मशीनरी दूं, गाड़ी दूं, तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हमने एक गाड़ी देके शेयर अक्वायर किए, गाड़ी मेरी बुक्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद थी 10 लाख की, लेकिन मार्केट वैल्यू इसकी 12 लाख थी। मेरी बुक्स में ये गाड़ी 10 लाख की थी, लेकिन मार्केट में ये गाड़ी 12 लाख की है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो मैंने गाड़ी दी है वो 10 लाख वाली है कि 12 लाख वाली है? या मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं क्या कहूँ कि इन्वेस्टमेंट 10 लाख की है, 12 लाख की है? ये बात 12 लाख, मैं तो फेयर वैल्यू पे गिनूंगा, मैं तो फेयर वैल्यू पे गिनूंगा 12 लाख। यार आप सारे माशाल्लाह इतने ज़हीन बच्चे मुझे इस एक क्लास में इकट्ठे कैसे मिल गए? या मेरा असर ले रहे हैं आप? हाँ, मार्केट वैल्यू हम लेंगे 12 लाख रुपए। सिर्फ अरसलान अजीम जो है ना वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। हाँ, मेरा असर है। जरमीना ठीक कह रहे हैं, 12 लाख। नहीं फरूक आफ्ताब, 10 लाख नहीं, 12 लाख। हसन अरशद, 12 लाख। अरसलान अजीम आप भी याद रखें, 12 लाख। 12 लाख जी, 12 लाख इज द फाइनल आंसर। बात बड़ी सिंपल सी है, हम सब्सिडरी के जब एसेट ले रहे हैं तो सब्सिडरी के एसेट की फेयर वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं? हम 2 दिन से पढ़ के रहे हैं, कल का लेक्चर, पिछला लेक्चर, कि सब्सिडरी के एसेट को फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे। अच्छा, सब्सिडरी के एसेट को फेयर वैल्यू पे मेजर करें, जो हम एसेट दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू कंसिडर ना करें। टिट फॉर टैट। जब सब्सिडरी के एसेट्स की फेयर वैल्यू कंसीडर हम कर रहे हैं तो हम जो एसेट देंगे उसकी फेयर वैल्यू कंसीडर होगी। ठीक है, तो बच्चों देखें जरा, रूल लिखें। हम कंसिडरेशन दे रहे हैं अदर देन कैश, हम रूल लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन के। परचेज कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन, ये हेडिंग दे रहा हूं मैं, ये हेडिंग है। रूल अब लिखूंगा नीचे।
ठीक है बच्चों, ये मैंने हेडिंग दी है। अब उसमें पहला रूल ये है कि इफ कंसिडरेशन इज गिवन अदर देन इन कैश, कैश के अलावा आपने कोई भी कंसिडरेशन दी है, that will be considered फेयर वैल्यू। हम उसको फेयर वैल्यू पे कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा, अब ना मैंने कह रहा था कि लैंड दी, बिल्डिंग दी, प्लांट दी, मशीनरी दी, ये नॉर्मली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मैं कहूँ कि इम्पॉसिबल नहीं। लेकिन नॉर्मली ना क्या होता है कि शेयर में मुझे ना एक कंपनी को सब्सिडरी बनाना है, मुझे उसके 70% शेयर चाहिए। बस सर पे एक जुनून सवार है कि ये सब्सिडरी हमने, इस कंपनी को हमने सब्सिडरी बनाना है, अक्वायर करना है। तो मैं शेयर होल्डर की मेहनत कर रहा हूँ कि यार ये शेयर मुझे दे दो। वो कहता है भाई मैं नहीं देने। ये यार दे दो यार, अच्छे पैसे दे रहा हूँ, मार्केट रेट दे रहा हूँ। वो कहता है नहीं देने। अच्छा यार मार्केट रेट से ज्यादा ले लो। नहीं देने। क्यों नहीं देने? वो कहता है मुझे इस कंपनी का शेयर होल्डर रहना है। क्यों? वो कहते हैं यार इस कंपनी की ना बहुत प्रॉफिटेबिलिटी है, फ्यूचर में इसकी बड़ी ग्रोथ है, तो मैं इस कंपनी की शेयर नहीं बेच सकता, मुझे इस कंपनी के साथ बड़ा लगाव है। फिर मैं उसको कहता हूँ यार असल अंदर की बात बताऊं, इस कंपनी को मैं अक्वायर कर रहा हूँ। वो कहता तो कहता मैं अक्वायर कर रहा हूँ, अल्टीमेटली कंपनी हमारी अंडर आ जानी है, तो क्यों ना आपको इस सब्सिडरी के शेयर के बजाय आपको पेरेंट के शेयर दे दूं। आप सब्सिडरी के शेयर मुझे दो, आपको इसके बदले में मैं अपने पेरेंट के शेयर देता हूँ। सब्सिडरी के शेयर से ज्यादा वर्थ होगी पेरेंट के शेयर की, और ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे वो शेयर्स। क्योंकि सब्सिडरी की जितनी भी तरक्की हो जाए, वो पेरेंट की तरक्की में, मतलब पेरेंट सब्सिडरी के जितने प्रॉफिट्स अल्टीमेटली पेरेंट को जाने, और पेरेंट के शेयर मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात चाहिए। मतलब मैं किसी कंपनी के मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और मुझे उस कंपनी के पेरेंट के शेयर मिल जाए उस शेयर के बदले में, तो और क्या चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा हो रहा होगा जी। शेयर बेस्ड पेमेंट जी, बिल्कुल शेहनाज सुमरो इसको शेयर बेस्ड पेमेंट कहते हैं, लेकिन ये मुश्किल लफ्ज मैं नहीं बोलना चाह रहा था कि हम पेरेंट ये कहेंगे सब्सिडरी के शेयर होल्डर को कि आए सब्सिडरी के शेयर हमें दें, इसके बदले में हम आपको पेरेंट के शेयर देते हैं। तो अब हम अपने जो शेयर दे रहे हैं उसकी पार वैल्यू 10 रुपए, लेकिन मार्केट वैल्यू 30 है। तो मैं क्या कहूंगा, मैंने इन्वेस्टमेंट 10 रुपए के हिसाब से की है 30 के हिसाब से? इन्वेस्टमेंट 10 के हिसाब से मैयर होगी कि 30 के हिसाब से? 30 के हिसाब से। तो भाई जो भी कंसिडरेशन वी आर गिविंग, जो भी कंसिडरेशन दे रहे हैं अदर देन कैश, उसको हम फेयर वैल्यू पे ही कंसिडर करेंगे। दैट्स इट, खत्म। ये बात समझ आती है? चाहे वो शेयर्स दें, चाहे वो डिबेंचर दें, चाहे लैंड दें, चाहे बिल्डिंग दें, चाहे प्लांट दें, मशीनरी दें, कुछ भी दें, उसको फेयर वैल्यू पे कंसिडर करेंगे, उसको बुक वैल्यू पे कंसिडर या पार वैल्यू पे कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक हो गया? और ठीक है ना बच्चों? ठीक है ना? अगली बात, अगली बात, हम ना समटाइम जब शेयर अक्वायर करते हैं तो एजेंट के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू अक्वायर करते हैं। आपको शायद ज्यादातर बच्चों को स्टॉक एक्सचेंज का पता होगा। हम अगर नहीं भी पता तो सुन लें कि स्टॉक एक्सचेंज में जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं, बेचते भी ब्रोकर के थ्रू हैं, खरीदते भी ब्रोकर के थ्रू हैं, और उसको कुछ ना कुछ कमीशन देनी पड़ती है, कमीशन होती है ना उसकी। तो ये जो कमीशन है इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये कुछ भी परसेंटेज हो, इसको हम कहेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब मैं अगर ये कहूं कि मैंने 50 रुपए का शेयर खरीदा, अब मैं एज्यूम करूं कैश चले दिया, कैश दिया, 50 रुपए का शेयर खरीदा, लेकिन मुझे फॉर एग्जांपल 51 रुपीज देने पड़े। क्यों
50 का शेयर, 1 रुपए की कमीशन। तो मैं क्या कहूं, मेरी इन्वेस्टमेंट 50 की हुई है कि 51 की हुई है? हरी अप। आयजा खालिद ने कहा 51 की। और कोई बताए? मंसूर अहमद ने कहा 51, रमीज ने कहा 50, 51। अच्छा, कुछ वोट हैं 50 के, ज्यादा 51 के। चलें बच्चों, आईएएस के जज्बात सुने, आईएएस क्या कहता है इसको। आईएएस ये कहता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट at acquisition will not become part of investment. तो 51 वाले सारे गलत थे, 50 ही ठीक आंसर था। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं होगी। ठीक है, तो 50 वाले ठीक है जी, 51 वाले सारे माजरत। चलिए ठीक हो गया, 2 रूल हो गए। तीसरा रूल, शेयर होल्डर एग्जाम्पल के साथ सुने। आईएएस कौन सा है? मौसम इस तरह तो ना करें यार, आईएफआरएस 3 पढ़े हैं ना, ये तो मैं आज अभी बताया, अभी अभी बताया, अभी आईएफआरएस 3 चल रही है। फाइजा, वाई सर, वाई आईएफआरएस 3 है। मैं फाइजा उसके साथ क्या लड़ाई करूं? आईएफआरएस 3 कहता है, अगर आप लॉजिक पूछना चाह रही हैं, आईएफआरएस 3 कहता है कि आप आईएफआरएस 9 पढ़ें, और हम उसे कहते हैं कि वो तो हमने महीने 2 महीने बाद पढ़ना है। तो आईएफआरएस 3 कहता है आपको जवाब मिल जाएगा जब आप आईएफआरएस 9 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जवाब आईएफआरएस 9 में दूंगा आपको। आईएफआरएस 9 हमारे सिलेबस का पार्ट है, पढ़ेंगे तो बताऊंगा। लेकिन अभी आईएफआरएस 3 कहता है कि बस मान ले मेरी बात कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बनाए। अवैस रियाज ने भी यही पूछा, मैंने एक कॉमन कहा। अच्छा चलें, अगर बहुत ज्यादा इसरार कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, लेकिन ना मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। वो ये कि आप जब इन्वेस्टमेंट लिखते हैं ना बैलेंस शीट में, तो आप ये शो करना चाहते हैं इसकी फेयर वैल्यू पर लिखा है। इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू आज भी 50 ही गिनी जाएगी, क्योंकि मार्केट में इसकी वर्थ 50 है। तो इन्वेस्टमेंट 50 की गिनी जाएगी, कामन की नहीं गिनी जाएगी। ठीक है, तो फाइजा और अवैस दोनों का क्वेश्चन एड्रेस हो गया, दोनों का मैंने रिप्लाई कर दिया। ये जी बच्चों, मैं ना एग्जाम्पल को आगे बढ़ाने लगा। मैंने शेयर होल्डर को कहा, सब्सिडरी के शेयर होल्डर को, यार शेयर मुझे दे दो, मैं इसके बदले में आपको अपने शेयर दे देता हूँ पेरेंट के। वो कहता है मैंने नहीं देने, मुझे सब्सिडरी से वैसे ही बड़ा लगाव है। आप जो कंसिडरेशन दे रहे हैं वो मुझे काबिल कबूल नहीं है। मैंने कहा यार अच्छा, मैं तुम्हें इस तरह करता हूँ, 20 रुपए कैश दे देता हूँ। वो कहता है नहीं कबूल। अच्छा यार, साथ एक पेरेंट का शेयर भी दे देता हूँ, 20 रुपए कैश भी दूंगा, साथ एक पेरेंट का शेयर भी दे देता हूँ, एक शेयर के बदले में एक शेयर। वो कहता है नहीं कबूल। अच्छा यार, अपना एक डिबेंचर भी दे देता हूँ। वो कहता है नहीं कबूल। तरला मिनता ही हो रहा है, तरले मिनते नहीं मान रहा। फिर मैंने उसको एक और वादा किया कि अच्छा यार, इस तरह करते हैं, तुम क्यों नहीं देना चाहते शेयर, ये बताओ। वो कहता है फ्यूचर में प्रॉफिट होना है। कितना होना है? बहुत होना है। वो कहता है, हम उसको कहते हैं फिर कि इस तरह करते हैं कि अगर वाकई सब्सिडरी के प्रॉफिट 10 मिलियन से ज्यादा हो गए, कोई भी टारगेट सेट कर लेते हैं, 10 मिलियन, 20 मिलियन, वट कोई भी टारगेट सेट कर लेते हैं। अच्छा, प्रॉफिट नहीं, जरूरी नहीं प्रॉफिट ही, कुछ भी टारगेट सेट कर सकते हैं कि अगर अर्निंग ये हुई, अगर हालात ये हुए, अगर ये कंडीशन हुई सब्सिडरी की, तो मैं आपको 3 रुपए और दूंगा एक्स्ट्रा पर शेयर। वो कहता डन।
इस 3 रुपए को हम कहेंगे डेफर्ड कंसिडरेशन। ये कंसिडरेशन अभी दी नहीं है, ये देनी है फ्यूचर में जाके 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, फ्यूचर में किसी भी टाइम में। अभी हम सब्सिडी से शेयर ले रहे हैं, कुछ कैश देके, कुछ शेयर्स देके, लेकिन वो नहीं माना। वो कहता है मुझे फ्यूचर में बड़ी उम्मीदें हैं सब्सिडी से। हमने कहा यार सब्सिडी के अगर प्रॉफिट ज्यादा हुए तो हम आपको 3 रुपए और दे देंगे, 4 रुपए और दे देंगे। इस 3 रुपए 4 रुपए को मैं कह रहा हूँ डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर का मतलब होता है ऐसी कंसिडरेशन, ऐसी अमाउंट जिसको आपने पोस्टपोन कर दिया, लिंगर ऑन कर दिया, डिले के साथ देंगे, साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद। जिशान सब्र कर जाए यार, अपने जज्बात पे काबू करें। मैं आपको बताऊंगा ये लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी। तो ये डेफर्ड कंसिडरेशन है। लेकिन डेफर्ड कंसिडरेशन अगर मैंने 2 साल बाद देनी है, 3 साल बाद देनी है, 4 साल बाद देनी है, IFRS 3 कहता है ये भी परचेज कंसिडरेशन का पार्ट ही है। अब आप ये ना कहें, मैं चले ना एग्जाम्पल को बड़ा सिंपल बनाता हूँ। मैंने 10 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, 4 रुपए और देने हैं, 10 दिए, 4 और देने हैं। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी समझी जाएगी? 10 के 14, 10 और 14। मैंने 10 दिए हैं, 4 और देने हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी समझी जाएगी? 10 के 14, 14। सिर्फ रेहान ने कहा 10, बाकियों ने कहा 14। तो 10 वाले तो बिल्कुल, 14 वाले कुछ ठीक है, लेकिन 14 में भी एक छोटी सी गड़बड़ है। हमने 10 में 4 ऐड नहीं करना, 4 की प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, क्योंकि 4 तो पे करना है 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट सबको पता है ना? हाँ, जब डेफर्ड कंसिडरेशन होगी ना तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ली जाएगी। तो रूल थर्ड लिखने लगा मैं, थर्ड रूल, any deferred consideration will be taken at its present value हम डेफर्ड कंसिडरेशन की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे और इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनाएंगे। तो वो मैं चले एज्यूम करता हूं कि 4 की प्रेजेंट वैल्यू 2.5 है, तो 10 और 2.5, 12.5 की मेरी इन्वेस्टमेंट समझ जाएगी। तो 14 वालों को मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन बस 4 की प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। यस अवैध रियाज, बिल्कुल सही लिखा आपने, 10 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 4, बिल्कुल सही। जी डिस्काउंट करेंगे शहनाज, सही कहा आपने। हाफिज नुमान, हाँ जी हाँ जी रेहान, डेफिनेट टाइम पीरियड होगा, यानी कि हम उसके साथ वाकई तय करेंगे कि ये साल बाद देनी है कि 2 साल बाद देनी है, ये डिटरमिन किया जाएगा। तो ये डेफिनेट टाइम पीरियड होगा, इनडेफिनेट नहीं होगा। अच्छा, अब 3 बच्चों की ना मैंने ये चैट के अंदर पॉइंट्स पढ़े कि जी कंटिंजेंट का लफ्ज बोल रहे हैं। तो सुन ले जनाब, कंटिन्यू वाले हजरात सुन लें। इब्राहिम, आपका भी सेम क्वेश्चन है। देखिए IAS 37, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि IAS 37 सबने पढ़ा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ ना, तो मैं उसको थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर जो काम की बात है ना वो मैं कर देता हूँ। अगर कोई अमाउंट हमने पे करनी हो फ्यूचर में, लाइबिलिटी हो, लेकिन उसके पे होने के चांसेस लेस देन 50% हो, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबल ना हो, लाइबिलिटी के पे होने की प्रोबेबिलिटी 50% से कम हो, ऐसी लाइबिलिटी को कहते हैं कि प्रोबेबल नहीं है। जब प्रोबेबल नहीं है तो ऐसी लाइबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करते। ऐसी लाइबिलिटी को कहते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी, और कंटिंजेंट लाइबिलिटी सिर्फ डिस्क्लोज होती है, रिकॉर्ड नहीं होती। 1 मिनट होल्ड।
माइक ही बंद है, माइक बंद है और मैं बोल रहा था। जस्ट इमेजिन, सारी बात रिपीट करनी पड़ जाएगी। माइक म्यूट था, मुझे पता चल गया जनाब, खोल दिया मैंने माइक। सारी बात दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी अब मुझे। चले दोबारा सुन लें, मेरी एनर्जी आप लगवाएं मजीद रोजे में। अच्छा, मैं ये आखिरी बात कर रहा हूँ, इसके बाद ना मुझे लेक्चर अभी वाइंड अप करना पड़ेगा, मुझे इतना बड़ी इमरजेंसी कहीं जाना है, मुझे फोन से रिलेटेड फोन था, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। IFRS 3 कहता है कि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी भी हो, भले भले इसके पे होने के चांसेस लेस देन 50% तब भी आप रिकॉर्ड करेंगे। क्यों रिकॉर्ड करेंगे? वो कहता है अगर आप लायबिलिटी को क्रेडिट नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट भी नहीं करेंगे। लायबिलिटी कहते हैं क्रेडिट करें ताकि इन्वेस्टमेंट डेबिट हो। इन्वेस्टमेंट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट होगी ना। तो इन्वेस्टमेंट जब डेबिट होगी तो गुडविल सही कैलकुलेट होगी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट सही तरह से रिकॉर्ड ना की तो गुडविल सही कैलकुलेट नहीं होगी। तो अब वर्डिंग पूरी देखिएगा, मैं वर्डिंग को पूरा करने लगा। Any deferred consideration will be taken at its present value even if it is contingent. अगर ये कंटिंजेंट हो तब भी, ये कंटिंजेंट हो भी जाए तो हम इसको इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनाएंगे और उसको परचेज कंसिडरेशन गिनेंगे। कंटिंजेंट मीन इसके चांसेस लेस देन 50% हो। ये बात चले आप लिख लें। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप सबने पढ़ा होगा IAS 37। कंटिंजेंट का मतलब होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 50% से कम हो, नॉट प्रोबेबल। नॉट प्रोबेबल जिसको कहते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन 50% हो, चांसेस लेस देन 50%। ठीक है बच्चों, मुझे ना अभी यहाँ पे इसको स्टॉप करना पड़ेगा, कल इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मुझे आज 10 मिनट पहले क्लास को छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो कल बकायदा इसमें एक दो रूल्स ऐड करके हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। आप ट्राई कर सकते हैं CI4 में ये जो 3 रूल हमने पढ़े अप्लाई हो रहे हैं CI4 में, 3 में नहीं, CI4 में। तो कल इंशाल्लाह CI4 के साथ हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक आधा रूल मैं और डिस्कस करूंगा। जी मैंने ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू जनाब, थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सेम टाइम। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।